स्टूडेंट्स हमारे पास तीन सेट्स मौजूद हैं। सेट बेसिकली क्या है जी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे अगर आप कुछ नंबर्स को एक पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर, सॉरी मिडिल जो ब्रैकेट्स होती हैं, जो दरमियानी ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर बंद करके आप कैपिटल जो अल्फाबेट्स हैं उनके साथ उनको नेम कर दें तो हमारे पास वो सेट बन जाते हैं। इसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे 1 2 3 4 है, अगर आप देखें तो ना 1 रिपीट हो रहा है, ना 2, ना 3, ना 4। अब वेरीफाई करना है हमने एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है, जब आप एलिमेंट्स के तीनों सेट्स के अंदर वो नंबर जो कि तीनों के अंदर मौजूद हैं उनको एक सेट की शक्ल में लिख देंगे, वो हमारे पास कहलाएगी इंटरसेक्शन, यानी मुश्तरक एलिमेंट्स, ये कॉमन एलिमेंट्स जो कि तीनों के अंदर मौजूद हैं। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो बेसिकली ये कहता है जी कि अगर हमारे पास तीन सेट्स मौजूद हों और आप ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है जो मैंने उल्टा यू डाला है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और जो रिजल्ट आता है यहाँ पे मैंने जो है वो पेरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट लगा दी, जिसका मतलब ये है कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी अगर हम इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ, ठीक है, तो ये बराबर होनी चाहिए अगर आप पहले बी की सी के साथ इंटरसेक्शन लें, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आए उसकी वापस इंटरसेक्शन ली जाए ए के साथ। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ। लेकिन यहाँ पे एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमने इसे करना है बाय वन डायग्राम्स। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जी बाय, हमने इसको करना है बाय वन डायग्राम्स। वन डायग्राम्स बेसिकली क्या है, जो आपकी अशकाल की मदद से या जो है डायग्राम्स की मदद से या तस्वीरों की मदद से हम इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को, यानी लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इस केस में आप जानते हैं कि जो तीनों सेट्स होते हैं वो हम एक यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले लेते हैं, एक बड़ा सेट लेते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और हम कहते हैं जी फर्ज करें कि वो तीनों के तीनों जो सेट्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में लेते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जी, ये हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे कंसिडर कर ली, बल्कि हम दोबारा से इसको करते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इसी तरह से हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे क्योंकि दोनों साइड्स के लिए हम करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लिए और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अमूमन यूनिवर्सल सेट हम जो है वो रियल नंबर्स के सेट को लेते हैं, यानी तमाम जो एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो तमाम रियल नंबर्स के अंदर फिर तमाम ये नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट ले लें, ये दो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हैं, तो ये उनके सबसेट्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ए जो है सेट यहाँ पे, अब अगर आप सेट की नोयत को देखें, सेट की टाइप्स को देखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इनको प्लॉट करने से पहले आप सेट को देखेंगे, सेट की जो टाइप है वो किस तरह की है। हम सबसे पहले देखते हैं जी कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, सी के एलिमेंट है 9 10 11 12। यानी तीनों सेट्स में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, तीनों के एलिमेंट्स मुख्तलिफ है। यानी हम कहते हैं जी हमारे पास एक ग्लास का सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ पेन्स का सेट है, और ये हमारे पास जो है वो रूलर्स हैं, ये उनका सेट है। ठीक है, तो ये टोटली मुख्तलिफ सेट हैं तीनों, जिनको हम जो है मैथ्स की टर्म में डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास जी, डिसजॉइंट सेट्स। आप इस पे डिटेल हम बात कर चुके हैं, तीनों के तीनों सेट्स हमारे पास कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स हैं तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो हम कहते हैं जी कि फर्ज करें ये सेट हमारे पास ए है, ठीक है, ये सेट हमारे पास बी है, और ये सेट हमारे पास सी है। इसी तरह ये सेट हमारे पास ए है, ये सेट हमारे पास बी है, और ये सेट हमारे पास सी है। उसकी रीज़न सिंपली क्या है कि तीनों जो है अलग अलग सेट है, इसलिए हमने इनको अलग अलग ही शो किया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनको मैं लिख दूंगा, ये सेट हमारे पास ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये ए है और ये बी है और ये सी है। एलिमेंट्स भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। इस तरह यहाँ पे आ गया 5 6 7 और 8, और ये आ गया 9 10 11 और 12। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 6 7 और 8, और यहाँ पे आ गया 9 10 11 और 12। ठीक है, अब अगर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हम देखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि इनमें चूंकि कोई 1 2 3 4 और इसमें 5 6 7 8 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी रीजन, हम बोलेंगे जी कि सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे जी कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स, नो रीजन
represent represents A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, कोई भी रीजन A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ओवरऑल आप ये बात कर देंगे जी कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B और उसकी इंटरसेक्शन फिर C के साथ। इसी तरह से आप जो है अभी राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप B इंटरसेक्शन C देखेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। वैसे भी अगर कोई ओवरलैपिंग होता तो हम सेट्स को भी ओवरलैपिंग ही बनाते। अब चूंकि सेट जो है वो सामने नजर आ रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी नो रीजन रिप्रेजेंट्स किस चीज को, बी इंटरसेक्शन सी को। चूंकि इसमें पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी देखनी थी, बी इंटरसेक्शन सी को कोई रीजन रिप्रेजेंट नहीं करता। अब कोई रीजन रिप्रेजेंट ना करने का मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी एक एम्प्टी सेट है। जब एम्प्टी सेट की आप इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो वो भी एम्प्टी आएगी। तो हम लिख देंगे जी कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए, सॉरी यहाँ पे पहले लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो अब दोनों में नो रीजन रिप्रेजेंट्स इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि फॉर डिसजॉइंट सेट्स भी हमारे पास जो एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है वो वेन डायग्राम उसको सपोर्ट करती है, या वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं।